क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी हार्ट बीट अचानक से बहुत तेज़ हो गई है, या फिर आपके पाम्स बहुत कोल्ड और स्वेटी हो गए हैं बिना किसी एपरेंट रीज़न के, या फिर किसी छोटी बात पर बहुत टेंशन हो जाए या ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाए? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम डॉक्टर रतिका है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग जनरली इसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। जानते हैं कि ये किस कारण से हो सकता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं और अंत में इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, या फिर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि एंग्जाइटी क्या होता है। एंग्जाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी स्ट्रेसफुल या अनसर्टन सिचुएशन का सामना करने पर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एग्ज़ाम से पहले का स्ट्रेस या किसी जॉब इंटरव्यू से पहले जो घबराहट या टेंशन होती है, वो नॉर्मल एंग्जाइटी होती है। अब जानते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। जब कभी भी ये एंग्जाइटी की फीलिंग चाहे किसी कारण के वश या चाहे कि बिना किसी कारण के वश लगातार लंबे समय तक चलती ही रहे और उसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी डेली लाइफ की फंक्शनिंग हैम्पर होने लग जाए, तब वो एक डिसऑर्डर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम क्या क्या सिम्टम्स को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पैल्पिटेशंस फील करना, यानी छाती का धड़-धड़ जैसा फीलिंग होना, स्वेटिंग होना, हाथों में पाम्स में पसीना आ जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में परेशानी होना, टेंशन हेडेक, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से माथे पर या आंखों के ऊपर टेंशन जैसी हेडेक फीलिंग आ जाना, नॉजिया या वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना, पेट में बटरफ्लाइज फील करना, फीलिंग ऑफ गोइंग क्रेजी, जैसे अपने ऊपर से सारा कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं, यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर के टिपिकल लक्षण होते हैं। चलिए जानते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर कितने टाइप्स का हो सकता है। जो मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल पिक्चर में हम डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, वो होता है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर इंसान ज़्यादातर वक्त हमेशा परेशान ही रहता है बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, और हर वक्त टेंशन और वरी को महसूस करता रहता है उन चीज़ों को लेकर के जो उसकी लाइफ का एक डेली पार्ट है। उदाहरण के तौर पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या अपनी हेल्थ को लेकर के, या जनरल सिचुएशंस को लेकर के हमेशा परेशान रहता है। देखा जाता है कि पेशेंट्स इसमें ज़्यादातर वक्त ओवरथिंक करते हैं और उसकी वजह से उनकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होती है। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स यूजुअली ऑल्सो हैव एगोराफोबिया एंड इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट विदाउट एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? इसमें पेशेंट्स को टिपिकली क्राउडेड प्लेसेस में घबराहट बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। उदाहरण के तौर पे रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस, मॉल्स, पब्लिक रैलीज, ऐसी जगहों पे ये पेशेंट्स जाने से भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। एक और टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें टिपिकली लोगों को सोशल सिचुएशंस में जाने से डर लगता है और घबराहट होती है, और वो ऐसी सिचुएशंस में जाने से अवॉइड करते हैं, जैसे कि पार्टीज़ या फिर गेट टुगेदर्स या ऑफिस की छोटी गैदरिंग्स। यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उन्हें जज करेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, या फिर दे हैव अ फियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल इन दोज टिपिकली स्मॉल सोशल सिचुएशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। इसमें लोगों को हर वक्त एंग्जाइटी महसूस नहीं होती। टिपिकली छोटे ड्यूरेशन के लिए लेकिन काफ़ी इंटेंस तरीके से पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसमें एंग्जाइटी की इंटेंसिटी काफ़ी सिवियर होती है। यह किसी वजह इससे भी हो सकता है और बिना किसी वजह के भी हो सकता है। एक और जो इसका टाइप है उसे कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये तब होता है जब कोई अपने लव्ड वन से काफ़ी दूर जाता है और उसमें टिपिकली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस होती है। While separation anxiety in babies and toddlers is a normal stage of development, फिर भी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर अडल्ट्स में भी देखा जाता है। अगली कैटेगरी है स्पेसिफिक फोबियाज।
इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं जिसमें इंसान को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से इतना एक्सट्रीम का फियर होता है और इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि वो उस चीज़ को करने से या उस सिचुएशन को फेस करने से बहुत डरता है। मोस्ट कॉमनली देखे जाने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल स्पेस जिसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया भी बोलते हैं, ये कुछ टिपिकल कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब जानते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं और इनके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो कुछ कॉजेज़ होते हैं उनमें एक होता है केमिकल इम्बैलेंस, जिसके अंदर उदाहरण के तौर पे हमारे दिमाग के अंदर जो रसायन होते हैं जब उनके लेवल्स में इम्बैलेंस हो जाता है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा, कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड की बीमारियाँ, एस्थमा, ओबेसिटी, इन सब कारणों की वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरे कारण होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स में मेनली आ जाते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गया, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ अ जॉब। जो इस तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं लाइफ में, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर या किसी भी लव्ड वन को ये सब लक्षण में से कुछ महसूस हो रहा है, तो आप पहले अपने नज़दीकी एक फिजिशियन को मिलिए जो आपको बेसिक मेडिकल इवैल्यूएशन करेंगे, जिसमें आपके रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और कोमॉर्बिडिटीज़ को रूल आउट करेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है या आपका फिजिशियन आपको एक साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास रेफ़र करते हैं, तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जाके मिलिए, जो आपकी हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और एक क्वेश्चनर या स्क्रीनिंग टूल भी आपको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम ये पता लगा लेते हैं कि आपको एंग्जाइटी अगर है तो कितनी है और वो स्पेसिफिक कौन सी कैटेगरी में आ रही है। तब हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस पर पहुंच पाते हैं। आइए जानते हैं कि अब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर्स को डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है, बेसिस ऑन दैट द ट्रीटमेंट फॉलोज। ट्रीटमेंट को बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मतलब मेडिकेशंस के आधार पर और बिना मेडिकेशंस के आधार पर। पहले बात करते हैं मेडिकेशंस के आधार पर। मेडिकेशंस एक लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकता है, जिसमें डायग्नोसिस के बेसिस पर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है या पैनिक डिसऑर्डर है या कोई फोबिया है, उसी के बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे कि क्या दवाई देनी है। बट जनरली ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से एंग्जाइलिटिक्स एक कैटेगरी ऑफ दवाई होती है जो प्रिस्क्राइब करी जाती है। उसका काम एंग्जाइटी को कम करना होता है। जो हमारे दिमाग में रसायन का इम्बैलेंस हो गया है या फिर बिना किसी रसायन इम्बैलेंस के भी अगर किसी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की वजह से हम परेशान हैं और बहुत एंग्शियस हैं, तो हमारे सिस्टम्स को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को काम डाउन करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसे हम एंग्जाइलिटिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, यानी कि बिना दवाई दिए वाले पार्ट की। उसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग अपना काम करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जनरली थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, उदाहरण के तौर पे CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़, या और डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ जिसमें हम सिखाते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक्स, कामिंग टेक्निक्स, JPMR टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। इन सब टेक्निक्स के द्वारा हम एंग्जाइटी को काम डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के एक पहलू को जानने की कोशिश करी है। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर के संपर्क करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंग्जाइटी से डील करने की हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।